बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेजने के लिए तैयार, कहा लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम का बयान। इसराइल की बेशर्माना हठधर्मी का सिलसिला जारी। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर को गजा पट्टी में दाखिल होने से रोक दिया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। गजा में अमवात की तादाद 70,000 से तजावुज। समाजी ताना बाना तबाह। पाकिस्तान ने कतर की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मनसूख कर दी। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दावा। समंदरी तूफान डिटवा की तबाहकारियां जारी। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान। हलाकतों की तादाद 153 तक पहुंच गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग की खबर ने सनसनी फैला दी। 2 लोगों की मौत और कम से कम 7 दीगर जख्मी। फायरिंग की वजह और मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से किया खिताब। मुख्तलिफ उमूर पर किया इजहार ख्याल। और तेलंगाना के जिले जगतियाल में आतिशज़दगी हादसा। 20 से जायद दुकानें जलकर खाकस्तर। बड़े माली खसारे का खदशा। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। नायब वजीर आजम पाकिस्तान वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान गजा अमन फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। इसहाक डार ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फौजी दस्तों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के एक बड़े वाक़े के बाद अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग की खबर ने सनसनी फैला दी है। खबरों के मुताबिक हफ्ते की देर रात कैलिफोर्निया में लोसीले एवेन्यू पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 7 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। सान जोक्विन काउंटी शरीफ के दफ्तर ने बताया कि यह मामला अभी ज़ैर तफ्तीश है और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और लोगों से चौकस रहने की अपील की है। अफसरान जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और ऐनी शाहिदीन की पूछताछ कर रहे हैं। फायरिंग की वजह और मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाए हैं। गजा में इसराइली हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने वस्ती और जनूबी गजा में बमबारी की। इसके साथ साथ जनूबी गजा के खान यूनुस में इसराइली फ़ौज ने इंहदामी कार्रवाई भी की है। वहीं गवर्नरी में इसराइली फ़ौज ने छापामारी की है। इस दौरान कई फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करावत बनी हसन में 9 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 25 को अल-ज़ाविया में गिरफ्तार किया गया, जबकि माशा गांव में 11 अफराद को हिरासत में लिया गया।
اس بیچ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد اور اس کے دوسرے مرحلے میں منتقلی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے یورپی یونین کی کمشنر کو غزہ پٹی میں داخل ہونے سے روک کر ایک بار پھر اپنی بے شرمانہ ہٹ درمی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اسرائیلی غاصب حکومت نے اپنے اس اقدام سے غزہ پٹی کے بحرانی علاقے تک بین الاقوامی اداروں کی رسائی کو محدود کر کے علاقے میں اپنے جرائم کو دنیا والوں کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے ملنے والی رپورٹ میں آج بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے جمعہ کے روز یورپی یونین کی کمشنر برائے مساوات و بحران مینجمنٹ حجا الحبیب کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حجا الحبیب نے جو مصر کے دورے کے دوران رفح گزرگاہ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونا چاہتی تھی، کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے سرحد عبور کرنے کی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے رفح گزرگاہ پر ایک بیان میں صہیونی حکومت کی اس اقدام پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں صورتحال کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسرائیل نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے انسانی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 347 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جن میں 66 بچے بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کے کمشنر نے غزہ کی صورتحال کو امدادی کارکنان سمیت ہزاروں عام شہریوں کا قبرستان قرار دیا اور کہا کہ تقریباً 600 امدادی کارکنان روئے زمین پر واقع خطرناک ترین جگہ پر انسانوں کی جان بچانے کے دوران مارے گئے ہیں۔ حماس نے حالیہ بڑے جانی اور قیادتی نقصان کے بعد اپنی فوجی، سیاسی اور انتظامی صفوں میں ایک بار پھر اہم تقرریاں عمل میں لائی ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں متعدد قابل ذکر رہنماؤں کی شہادت اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کے بعد تنظیم نے اپنے اندرونی نظام کو مضبوط بنانے اور فیصلہ سازی کے عمل کو فعال رکھنے کے لیے نئی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حماس نے غزہ، بیرون ملک اور دیگر علاقوں میں قائم اپنی مشاورتی کونسلوں کے ذریعے تمام قالی عہدوں پر نئے ذمہ داران منتخب کیے ہیں، جنہیں آئندہ مرحلے میں تنظیمی ڈھانچے کو از سر نو فعال کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی تقرریوں کا مقصد تنظیم کی حکمت عملی کو متوازن کرنا اور موجودہ صورتحال کے تقاضوں کے مطابق قیادت کو مضبوط بنانا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنگ کے دوران انہوں نے حماس کی صف اول کی قیادت کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ان کی کارروائیاں صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ بیرونی مقامات پر بھی جاری ہیں۔ تازہ تقرریوں کے ذریعے حماس اپنی سیاسی اور فوجی سمت کا از سر نو تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بدلتی ہوئی صورتحال میں تنظیم کی فعالیت برقرار رہے۔ سری لنکا نے گردابی طوفان ڈیٹوا کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور انفراسٹرکچر کے شدید نقصان کے پیش نظر اتوار کے روز پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کولمبو کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر DMC نے بتایا کہ جمعرات سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 153 ہو گئی ہے، جبکہ 191 لوگ لاپتہ ہیں۔ DMC نے کہا کہ تقریباً 78,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور عارضی پناہ گاہوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملک بڑے پیمانے پر سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور پروازوں کی منسوخی سمیت تمام سروسز میں شدید مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ حکومت نے اسکول اور دفاتر بند کر دیے ہیں اور امتحانات بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹوں کے مطابق رات کو مٹی کے تودے گرنے سے متاثر متعدد علاقوں کی ابتر صورتحال کو دکھایا گیا، جہاں حکام ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں۔ سری لنکا گزشتہ ہفتے سے شدید موسم کی زد میں ہے۔ جمعرات کو حالات مزید خراب ہو گئے جب موسلادھار بارش سے گھروں، کھیتوں اور سڑکوں پر سیلاب آ گیا اور بنیادی طور پر چائے کی کاشت کرنے والے وسطی پہاڑی ملک میں لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی۔ زیادہ تر آبی ذخائر اور ندیوں میں طغیانی آ گئی، جس سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ سڑکوں اور ریلوے ٹریک پر چٹانیں، مٹی اور درخت گرنے کے بعد حکام نے مسافر ٹرینوں کو روک دیا اور ملک کے کئی حصوں میں سڑکیں بند ہیں۔ جمعہ تک شدید متاثرہ علاقوں سے نیچے کی طرف بہنے والی پانی سے دارالحکومت کولمبو کے آس پاس کے علاقے بھی زیر آب آ چکے تھے، جہاں نسبتاً کم بارش ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے مشرق میں سمندروں میں اٹھنے والا طوفان اتوار تک بھارت کے جنوبی ساحل کی طرف بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ لیو XIV کو لکھے گئے خط میں ان کے دورہ لبنان کا خیر مقدم کیا اور غزہ اور لبنان کے حقوق کی پامالی کے لیے صہیونی حکومت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ حزب اللہ کے خط میں درج ہے کہ کیتھولک عیسائیوں کا دورہ لبنان انتہائی خوش آئند اقدام ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ لبنان مذہب اور ثقافت کے لحاظ سے ایک متنوع ملک ہے۔ بقول آنجہانی پوپ جان پال دوم کے لبنان دنیا کے لیے مذہبی اور انسانی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی ایک مثال ہے۔ حزب اللہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ انسانی حقوق کا احترام صرف اشخاص تک محدود نہیں بلکہ قومیں بھی اس اصول میں شامل ہیں، جسے آج بڑی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور صہیونی حکومتیں پاؤں تلے روند رہی ہیں۔
इस मरासिले में आया है कि सेहूनी हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से मुनज़्ज़म नस्ल कुशी का इर्तिकाब करके फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना चाहती है और उनकी तकदीर को आलमी साजिशों के नज़र कर रही है। हिज़्बुल्लाह की ख़त्मी दर्ज है कि सेहूनी हुकूमत लेबनान के कुदरती पानी और गैस के ज़ख़ीरों पर भी नज़रें जमाए हुए है और इसके हुसूल के लिए लेबनानी अवाम को सियासी और सिक्योरिटी मसाइल में मुब्तला किए हुए है और इन मज़ालिम का दायरा पूरे इलाके में फैला हुआ है। इस ख़त में इस बात पर जोर दिया गया कि हिज़्बुल्लाह लेबनान में बाहमी रवादारी, अंदरूनी क़याम अमन और कौमी इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए अवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा और हर तरह की गासिबाना इक़दाम और जारहियत का डट कर मुकाबला करेगा। हिज़्बुल्लाह के ख़त के इख्तिताम में दर्ज है कि उम्मीद है कि पॉप लियो इंसाफ, अमन, आज़ादी और जुल्म के मुकाबले में इंसानियत के दिफा के सिलसिले में रोशन और मौसर मौक़िफ़ अपनाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि पॉप लियो दी 14 इतवार के रोज़ लेबनान पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात सियासी, मजहबी, समाजी और दीनी शख्सियात से तय है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर पर नया बहतान लगाया है और कहा है कि उन्होंने अमेरिका में दाखिले के लिए अपने भाई से शादी कर ली थी। यही नहीं, ट्रंप ने इल्हान उमर के हिजाब पर तंज करते हुए कहा कि वो हमेशा अपने कफन नुमा हिजाब में लिपटी रहती हैं। सदर अमेरिका ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया कि इल्हान उमर गैरकानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुई और साथ ही उन्हें अमेरिका की बदतरीन कांग्रेस खातून भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इल्हान उमर, जो हमेशा अपने कफन नुमा हिजाब में लिपटी रहती हैं, अमेरिका के आइन और अपने साथ बुरे सलूक के बारे में सिर्फ नफरत अंगेज शिकायत ही करती रहती हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को इज्जत के साथ वापस भेज रहा है और अफगानिस्तान की तरक्की का ख्वाह है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह क़तर की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई मनसूख कर दी। इस बात का दावा पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने शनिचर के रोज़ किया। डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए काबुल से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और तवक्कात के बारे में तफसील से बात की। डार ने गुज़िश्ता माह काबुल के साथ तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि क़तरी वज़ारत ख़ारजा को मालूम हुआ कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर क़तर ने मसले के हल और सालिसी की दरख्वास्त की, जिसके बाद इस रात होने वाले ऑपरेशन को रोक दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सालिसी से कुछ नहीं निकल सकता और क़तर इस बात पर खुश नहीं कि उसकी सालिसी की कोशिशें बेनतीजा रहीं। दोस्त मुल्क के बारे में बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन वो यानी क़तर अब परेशान है कि उन्होंने सालिसी की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने अफगान तालिबान पर जोर दिया कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, क्योंकि वो अब मुल्क चला रहे हैं। अफगान तालिबान को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। जब से वो इक़्तिदार में हैं, हम उनसे कुछ नहीं चाहते। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन जब से उनकी हुकूमत आई है, हमारे 4000 अफसरान और फौजी मारे जा चुके हैं और 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि हम अफगानिस्तान की तरफ से आंखें बंद कर लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 128वें एडिशन में कौम से खिताब किया। उनका कहना था कि माह नवंबर बहुत सी उमंगें लेकर आया है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर को यौम आइन के मौके पर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया था। 150वीं माह की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुल्की तकरीबात का एक अजीम शान सिलसिला शुरू हुआ। इसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजा को लहराया गया था और इसी दिन कुरुक्षेत्र में पंचजनैया मेमोरियल का इफ्तिताह किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों की लगन को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि अगर दिल में लगन हो, इज्तिमाई ताकत के तौर पर टीम की तरह काम करने का यकीन और दोबारा उठ खड़े होने का हौसला हो, तो मुश्किल से मुश्किल काम में भी कामयाबी ज़रूर मिलती है। उन्होंने एक वीडियो का जिक्र किया जिसमें मुख्तलिफ टीमें इसरो की जानिब से मुनक़्क़दा ड्रोन मुकाबले में मरीख़ जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही थीं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब बग़ैर सेटेलाइट और GPS सिस्टम के मल्लाह समंदरों की लहरों का सामना करते हुए मंजिल मक़सूद तक पहुँच जाते थे और आज दुनिया के ममालिक समंदर से आगे बढ़कर खला की बेइंतहा बुलंदियों को नाप रहे हैं। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 21 दिसंबर पीर से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह समेत दीगर मरकज़ी वज़रा किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, JP नड्डा और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज़ से कबल आल पार्टी मीटिंग पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में यकीनी तौर पर मुल्क में जमहूरियत दरपेश खतरात और जमहूरियत के खतरे पर मुबाहिस का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी समेत दिल्ली बम धमाका, जम्मू कश्मीर के जमहूरी हुकूक की बहाली के मसले पर भी बात की जाएगी। दारुल-हुकूमत दिल्ली को इतवार के रोज़ भी जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली। गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से यहाँ AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि
ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जैसे इक़दामात भी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए थे, बावजूद इसके कोई ख़ास राहत नहीं मिली। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 325 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि ये ख़तरे के ज़ुमरे में बरकरार है। इसकी बड़ी वजह PM 2.5 और PM 10 की सतह बेहतर न होना भी बताया गया है। गुजरात के शहर वडोदरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पैदाइश की तकरीब राष्ट्रीय एकता यात्रा के दौरान बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की तकरीर के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड अचानक बेहोश होकर गिर गया। इस वाक़े से स्टेज और तकरीब में मौजूद अफराद परेशान हो गए, लेकिन JP नड्डा की तकरीर फिर भी जारी रही। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अवामी तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि इंसान इतने गैर इंसानी सलूक के आदी हो गए हैं। किसी ने लिखा कि JP नड्डा इंसानियत भूल गए। बताया जाता है कि मुसलसल खड़े रहने और थकावट के बायस वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया था, जिसे बाद में इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोंडागुट्टू में मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में 20 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। बताया जाता है कि आग हादसा हफ्ते की देर रात पेश आया, जिससे गांव वालों को बड़े माली खसारे का सामना करना पड़ा। दुकान मालिकान ख़वातीन इस मौके पर ज़ारो ख़तार रोते देखी गईं। आग ने खिलौनों और जनरल स्टोर्स को भी जलाकर खाक कर दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला रात 12 बजे पहुंच गया, लेकिन इस वक्त तक दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुकी थीं। धर्मपुरी के CIS रवि और रामनर समहारेड्डी ने कहा कि वाक़े का जायजा लिया और इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट आग हादसे की वजह बता दी गई। नाज़रीन, आखिर डालते हैं सुर्खियों पर और पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेजने के लिए तैयार, कहा लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। पाकिस्तान के नए वजीर आजम का बयान। इसराइल की बेशर्माना हठधर्मी का सिलसिला जारी। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर को गजा पट्टी में दाखिल होने से रोक दिया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। गजा में अमवात की तादाद 70,000 से तजावुज। समाजी ताना बाना तबाह। पाकिस्तान ने कतर की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मनसूख कर दी। पाकिस्तान के नए वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दावा। समंदरी तूफान डेटवा की तबाहकारियां जारी। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान। हलाकतों की तादाद 153 तक पहुंच गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग की खबर ने सनसनी फैला दी। 2 लोगों की मौत और कम से कम 7 दीगर जख्मी। फायरिंग की वजह और मुहर्रिकात अभी तक वाज़ेह नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से किया खिताब। मुख्तलिफ उमूर पर किया इजहार ख्याल। और तेलंगाना के जिले जगतियाल में आतिशबाजी हादसा। 20 से जायद दुकानें जलकर खाकस्तर। बड़े माली खसारे का खदशा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।